हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉसेट मेंस एग्ज़ाम के लिए, नॉसेट 2026 के, नॉसेट 10 के लिए जो भी हाईलाइटेड और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो क्वेश्चंस रिपीटेड बार बार रिपीट किए जाते हैं उस क्वेश्चन को आज हम डील करने वाले हैं। तो देखिए, पेशेंट है COPD का केस है, गिवन हाई फ्लो ऑक्सीजन एंड बिकम ड्राउजी। तो इसमें तीन कंडीशन दी गई है, वो तीन कंडीशन हमें याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन, पेशेंट जो है वो COPD का है, हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया है और उसके बाद वो ड्राउजी हुआ है। व्हाट इज़ द कॉज? हमें कॉज फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, हाइपरटोनिक ड्राइव सप्रेशन, हाइपोक्सिक ड्राइव सप्रेशन, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखिए, ये कंडीशन में COPD पेशेंट है, रिले ऑन हाइपोक्सिक ड्राइव, लो O2 ब्रीथ के लिए। तो हाई ऑक्सीजन सप्रेस क्या करता है? CO2 क्या करता है? रिटेन करता है। CO2 रिटेंशन होता है इस केसेस में। तो CO2 रिटेंशन होने के कारण वो पेशेंट में हमें ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। तो ड्राउजीनेस मतलब CO2 क्या होता है? नार्कोसिस होता है। तो इसका सही आंसर है हाइपोक्सिक ड्राइव सप्रेस होता है। हाइपोक्सिक ड्राइव सप्रेस होता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। अ पेशेंट ABG शोज pH 7.30, PCO2 50, HCO3 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आइडेंटिफाई द कंडीशंस। ओके, तो ABG पे क्वेश्चन है जो कि एवरी नॉसेट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवरी नॉसेट में एटलीस्ट वन क्वेश्चन वो पूछते ही है ABG पे। तो ABG बहुत ही सिंपल है। ओके, pH है, हमें pH देखना है। pH जो है नॉर्मल pH है 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल pH है। अगर 7.35 के अगर लेस pH है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं एसिडोसिस। अगर pH 7.45 से ऊपर है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अल्कलोसिस। ये टर्म याद रखना है। हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? मेडिकल एसिडोसिस है या कंडीशन में pH जो है वो एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है। तो इसमें साफ दिख गया कि pH जो है वो 3.5 वो 7.35 से कम है, मतलब ये कंडीशन कौन सी होगी? एसिडोसिस होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और जो अल्कलोसिस के केसेस है वो दोनों ही इसमें क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो अभी ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये दोनों ही बचे हैं। तो हमें क्या करना है ना, सॉर्ट आउट करना है। जो भी ऑप्शन है उसको सॉर्ट आउट मेथड से हम लोगों को राइट आंसर को चूज करना है। तो देखिए, अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? PCO2 एंड HCO3। तो इसमें क्या करना है ना, हमें बस सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, जो pH होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी, R फॉर रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी के क्या होगा? ऑलवेज अपोजिट। और मेटाबॉल रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक के ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, तो ये देखना है आपको सबसे पहले। तो मेटाबॉलिक से क्या होगा? आप pH एकदम ही इक्वल होगा और रेस्पिरेटरी से एकदम ही अपोजिट होगा, तो ये डायरेक्शन में चलेगा। तो इसमें सही से हम लोगों को पता चल रहा है PCO2 जो है, CO2 का नॉर्मल ये क्या है? CO2 नॉर्मल CO2 कितना होता है? एक बार बोलिए, नॉर्मल CO2 कितना होता है? कमेंट्स करिए फास्ट। नॉर्मल CO2 कितना होता है? नॉर्मल CO2 जो होता है वो होता है 45 टू 35 टू 45। सो mm ऑफ Hg, नॉर्मल pH CO2 इतना होता है। और HCO3 होता है 21 से लेकर 26 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वो होता है HCO3। CO2 होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। तो देखिए, इस केस में क्या हो रहा है? pH जो है
ये देखो पीएच जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, और CO2 जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसमें ये रोम में से कौन सी कंडीशन बनी है, 1 मिनट में आपको ये पूरा क्लीन करके एक बार बताती हूँ। देखिए अभी ये कंडीशन में क्या हुआ है, 1 मिनट, हाँ ओके। तो ए कंडीशन में क्या हुआ है कि जो पीएच है वो तो डिक्रीज हुआ है और CO2 जो है वो है इंक्रीज हुआ है। अभी मैंने आपको बोला है कि रोम याद रखना है, रेस्पिरेटरी ऑलवेज अपोजिट एंड मेटाबॉलिक ऑलवेज इक्वल टू पीएच। तो अभी अगर ये कंडीशन है, रेस्पिरेटरी ऑलवेज अपोजिट टू CO2, ओके, तो अभी इसमें क्या कर, सॉरी, रेस्पिरेटरी ऑलवेज अपोजिट, ओके, तो रेस्पिरेटरी इन द सेंस CO2, ओके, एंड मेटाबॉलिक इज ऑलवेज मीन्स CH CO3 को देखना है हमें। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, हमें तो पीएच कम मिला मतलब एसिडिक है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड क्या है कि CO2 है, PCO2 वो क्या है, बड़ा हुआ है। तो इसमें कंडीशन जो होगी वो होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है ना वो मेटाबॉलिक ऑलवेज इक्वल होता है, तो मेटाबॉलिक इक्वल तो नहीं है, मेटाबॉलिक तो ये नॉर्मल CO3 है और पीएच तो कम हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो अभी देखना है पीएच जो है वो एसिडिक पीएच है, वो एक आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। रेस्पिरेटरी कॉज है और HCO3 नॉर्मल है, तो कंपनसेशन की तो कोई बात ही नहीं है, ओके। तो अगर ये कंडीशन भी अनकम्पनसेट कंडीशन है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की ये केस बन गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर हिपैरिन। तो हमारे हिपैरिन का एंटीडोट पता करना है। तो देखिए हिपैरिन का जो एंटीडोट होता है वो सीधा सीधा प्रोटामिन सल्फेट होता है, ओके। प्रोटामिन जो है वो न्यूट्रलाइज करता है हिपैरिन को, हिपैरिन को क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। रही बात विटामिन के की, तो विटामिन के जो है उसका एंटीडोट है वारफरीन, ओके। देन नालाक्सन का है ओपियोइड्स के लिए एट्रोपिन इन ब्राडिकार्डिया, ओके। क्वेश्चन, a burn patient 50% TBSA का एक बार कमेंट्स में बताना इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। शोज डिक्रीज यूरिन आउटपुट, प्रायोरिटी एक्शन। अभी देखना ये बर्न का केस है, बर्न का केस भी हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम पे बर्न को भी प्रायोरिटी वाइज आपको रिवाइज करना होगा। तो इसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो है 50%, वो याद रखना है। तो प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, तो देखिए बर्न जो है वो क्या है, मैसिव फ्लूइड लॉस है, थर्ड स्पेस, ओके। देन रीनल परफ्यूजन क्या होगा, ओलिगोयूरिया होगा, इसमें क्या होगा, ओलिगोयूरिया होगा। प्रायोरिटी क्या होगा, फ्लूइड गिव डायूरेटिक्स, इंक्रीज IV फ्लूइड्स, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स, चेक ब्लड शुगर। तो इसका आंसर, मेन आंसर क्या होगा, हमें क्या करना है, फ्लूइड रिससिटेशन करना है, फ्लूइड को देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बर्न के पेशेंट में जो प्रायोरिटी फ्लूइड है वो क्या होता है, रिंगल लैक्टेट। तो हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, फ्लूइड को इंक्रीज करना पड़ेगा, वो हमें बर्न के पेशेंट में प्रायोरिटी पे रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance cause ECG U waves? See, U waves and T waves. सो ECG का क्वेश्चन भी मैंडेटरी आता ही है। वो क्वेश्चन में मोस्टली हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक है यू वेव और एक है टी वेव। तो मोस्टली देखिए यू वेव जो फॉर्म होता है वो यू वेव होता है हाइपोकैलेमिया के केस में, एंड टी वेव्स जो होता है पीक टी वेव, दिस इज पीक्ड टी वेव्स, वो फॉर्म होता है हाइपरकैलेमिया के केस में, ओके।
Next question. A patient in shock has BP 80/60 mm of Hg. Heart rate is 130 per minute. Which is the first drug of choice? सी पेशेंट है, शॉक की केस है, बीपी हाइपोटेंसिव है, हार्ट रेट्स बढ़ा हुआ है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और एट्रोपिन। तो इस केस में हमें क्या मालूम करना है? सबसे पहले तो केस क्या है? शॉक की केस है, सेप्टिक और वासोडाइलेटरी शॉक है। तो फर्स्ट लाइन जो मेडिसिन है या ड्रग्स है वो हमेशा नॉरएड्रेनलिन ही रहेगी, बिकॉज ये केस में क्या है, एक मिनट, शॉक है, ओके। शॉक के केस में क्या है, हमको क्या करना है, बीपी को बढ़ाना है, बीपी को इंक्रीज करना है। तो हमें क्या देना पड़ेगा? नॉन एड्रेनलिन देना पड़ेगा। नॉर एड्रेनलिन दे के हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्या होगा, हमारा बीपी जो है वो इंक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन? तो ये क्वेश्चन पोजिशन पे ही भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। FAN में सबसे ज़्यादा मैंडेटरी क्वेश्चन है ये पोजीशन से रिगार्डिंग। तो देखिए, जो हमें क्या करना है, एस्पिरेशन प्रिवेंट करना है, ओके। वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, दो चीज़ें याद रखना है, पेशेंट है अनकॉन्शियस, ये फर्स्ट टर्म। सेकेंड क्या करना है, हमें एस्पिरेशन प्रिवेंट करना है। देखिए, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दिए तो ऑब्वियसली पेशेंट क्या करेगा, एस्पिरेट करेगा, तो ये तो नहीं होगा। फाउलर्स भी नहीं होगा, ट्रेनलेनबर्ग तो नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, उसे हम कौन सी पोजीशन देंगे, लैटरल पोजीशन देंगे। इसको ही रिकवरी पोजीशन बोलते हैं, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा टंग फॉल से और एस्पिरेशन नहीं होगा, कुछ सिक्रेशन जो है वो एस्पिरेट नहीं करेगा पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A newborn develops jaundice within a 24 hours. What is the cause? देखो, jaundice दो तरह के होते हैं, एक तो 24 आवर्स के अंदर होता है और 24 आवर्स के बाद होता है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये सब आपने पढ़ा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि एक न्यूबॉर्न है, जॉन्डिस हुआ है 24 आवर्स के अंदर, तो उसका मेन कॉज क्या होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होगा, हीमोलाइटिक डिसीज होगा व डिहाइड्रेशन होगा। तो देखिए, विद इन द 24 आवर्स मीन्स ऑलवेज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अभी आपको ये याद रखना है कि विद इन 24 आवर्स मीन्स पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कि RH और ABO इनकॉम्पिटिबिलिटी, ओके। ये केसेस में मीन्स क्या होता है, हीमोलाइसिस हमेशा होता है। हीमोलाइसिस हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली बिलीरुबिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, हीमोलाइटिक डिसीजेस। सो इन हीमोलाइटिक डिसीजेस हमेशा जॉन्डिस जो है विद इन 24 आवर्स होता है। विच लैब वैल्यूज इंडिकेट्स इफेक्टिव हिपैरिन थेरेपी? इन हिपैरिन थेरेपी में अगर पेशेंट को हिपैरिन चालू है, हिपैरिन इज ऑनगोइंग, ऐसा पेशेंट है, तो लैब इंडिकेशन क्या है, मतलब कौन सी टेस्ट हमें पता चलेगा कि उसका जो मेन ऐसे टेस्ट है। तो हिपैरिन जो है वो क्या होती है, प्रोलॉन्ग APTT, क्या है, प्रोलॉन्ग ऑन APTT। सो APTT 2 to 2.5 टाइम्स नॉर्मल, तो ये उसका सही वैल्यू इंडिकेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेड इंजुरी पेशेंट शोज ब्राडिकार्डिया। एक पेशेंट है, हेड इंजुरी पेशेंट है, ठीक है, तो उसको ब्राडिकार्डिया हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है और इररेगुलर ब्रीदिंग है। ये किसको इंडिकेट करते हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक को, न्यूरोजेनिक शॉक को, कुशिंग ट्रायड को या सेप्टिक शॉक को? तो देखिए, क्लासिकल साइन है ICP मतलब क्या है, इंट्राक्रैनियल
प्रेशर। ओके, सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर का क्लासिकल साइन में क्या क्या आता है वो एक बार हम देख लेते हैं। इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो इस केस में क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। थर्ड क्या होगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन भी होगा। तो इंक्रीज आईसीपी के केस में ब्रैडिकार्डिया पॉसिबल है, हाइपरटेंशन पॉसिबल है, इरेगुलर रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है। तो ये सब को क्या कहते हैं, कुशिंग ट्रायड कहते हैं। तो दिस इंडिकेट पेशेंट इज हैविंग दिस होल थ्री डिफिकल्टीज, मीन्स पेशेंट इज हैविंग कुशिंग ट्रायड। ओके, ये एक सेशन आपके लिए वाकई में इम्पॉर्टेंट था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जैसे कि हमारा नए नए वीडियोस हम फास्ट फॉरवर्ड वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। वीडियोस का जो पैटर्न होगा वो होगा नॉसेट बेस। नॉसेट 2026 के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट प्लान हमारा जो रहेगा वो मोस्टली फोकस रहेगा गायनी में। तो गायनेकोलॉजी के जो भी क्वेश्चन है वो और CHN के जो भी क्वेश्चन है वो सब हम इसमें कवर करेंगे।